गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट का अभ्यास। पहले हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू। पहला प्रश्न इसमें निम्नांकित में से क्या संविधान का कार्य नहीं है। तो इस चारों में से हम ये वाला टिक करेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि शासन में अच्छे लोग आए। दूसरा है निम्नांकित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से अधिक है। तो इसमें आएगा सी, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तीसरा है बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो इसमें दो कथन सही हैं। सरकार के गठन एवं इसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ए, और दूसरा है बी, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और इसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों की होती है। चौथा है भारत विभाजन के उपरांत संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने स्थान आवंटित किए गए थे। तो इसमें सी 70। पांचवा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसमें आएगा डी BN राव। छठवा है संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। इसमें आएगा बी 19। 7 वाला है किसी देश के बारे में कहा जा सकता है कि परंपराओं के अभाव में संस्थाएं चल ही नहीं सकती। ब्रिटेन। इसके आगे हम पढ़ेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि। तो इसमें आएगा 26 जनवरी 1950। उसके बाद है दूसरा संविधान सभा के सदस्य पद्धति से चुने गए, एकल संक्रमणीय मत। और तीसरा है ने संविधान सभा को सारे भारत की झांकी कहा, ग्रैनविल ऑस्टिन। चौथा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। पांचवा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सत्य और असत्य देखेंगे हम। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। तो इसमें आएगा रॉन्ग। संविधान सीमित सरकार की धारणा पर आधारित होता है। इसमें आएगा राइट। थर्ड है यानी कि सत्य, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सुझाव देना था। सत्य। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 स्थान आवंटित थे। तो इसमें आएगा सत्य। अब हम यहाँ सही जोड़ी पढ़ेंगे। ब्रिटेन संविधान विधि का शासन, और अमेरिकी संविधान मौलिक अधिकार, आयरलैंड का संविधान नीति निर्देशक तत्व, और चौथा है जर्मनी का संविधान आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, और पांचवा है कनाडा का संविधान संघ की अवशिष्ट शक्तियां। अब एक शब्द उत्तर देखेंगे हम। यहाँ एक शब्द या वाक्य में उत्तर। सरकार की शक्ति पर किसके द्वारा नियंत्रण रखा जा सकता है। तो संविधान द्वारा। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। 1942 में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। भीमराव अंबेडकर। क्या संविधान सामाजिक आर्थिक प्रगति का उपकरण बन सकता है। तो इसमें आएगा हाँ। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। 395। 7वां है मौलिक अधिकार में संशोधन हेतु संसद के कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो विशिष्ट बहुमत 2/3 भी लिख सकते हैं हम। 8वां है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है। तो इसमें आएगा केशवानंदन भारती बनाम केरला। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है संविधान किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको फर्स्ट पेज पे मिलेगा। इसका उत्तर है संविधान में वे सब कानून, पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे एल्बर्ट डाइसी के अनुसार। संविधान में वे सब कानून सम्मिलित होते हैं जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रभु शक्ति के वितरण या प्रयोग पर पड़ता है। आगे हम लिखेंगे संविधान समाज और राज्य की आत्मा भी है, आईना भी है। राज्य और शासन के रूप रंग की जानकारी भी संविधान के माध्यम से होती है। यह एक दस्तावेज है जो राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध को व्याख्यायित करता है और इस क्रम में इसमें सरकार की संरचना का भी विवरण सम्मिलित होता है।
एक आम नागरिक से लेकर सरकार तक सभी इससे अधिकार प्राप्त करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आज किसी भी राज्य की पहली आवश्यकता एक गतिमान संविधान है। दूसरा प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कौन सी योजना के तहत किया गया था? 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। उसके बाद तीसरा है, भारत का संविधान किस तिथि से लागू माना जाता है? तो इसमें हम लिखेंगे कि जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 में से लागू किए गए हैं, पर जो शेष संविधान है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। इसी तिथि को संविधान लागू होने की तिथि माना जाता है, 26 जनवरी 1950। चौथा है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें आएगा 93। संविधान सभा की किन्हीं 4 समितियों के नाम लिखिए। तो 4 समितियां कौन कौन सी लिखेंगे हम पहले ही तो हमने प्रारूप समिति पढ़ी थी, तो पहला हम प्रारूप समिति का नाम लिख देंगे, और दूसरी समिति हम लिखेंगे संघ संविधान समिति, और तीसरी प्रांतीय संविधान समिति, और चौथी है वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति। दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या संविधान सभा को जन प्रतिनिधिकारी संस्था माना जा सकता है? तो इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे, प्राय यह बात कही जा सकती है चूंकि संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे, अतएव संविधान सभा को प्रतिनिधिकारी इकाई नहीं माना जाना चाहिए। देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी नरेशों द्वारा नामांकित किए गए थे, जबकि प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्य सांप्रदायिकता आधार पर निर्वाचित हुए थे। ये उत्तर आपको यहाँ तक लिखना है, इस लाइन तक, पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा हुए होते हैं। आगे आपको यहाँ से लिखना है, दलीय दृष्टि से भी संविधान सभा संपूर्ण भारतीय जनमानस का प्रतिनिधित्व करती है। यद्यपि साम्यवादी दल का कोई भी सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित नहीं हुआ था, परंतु मार्क्सवादी और फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। समाजवादी दल के प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी समाजवादी विचारधारा रखने वाले अनेक व्यक्ति कांग्रेस की ओर से संविधान सभा के सदस्य थे। हिंदू महासभा के 2 अध्यक्ष डॉक्टर जयकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी संविधान सभा के सदस्य थे। के संतानम के शब्दों में जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व न प्राप्त हो। हमारा दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न पढ़ेंगे हम, भारतीय संविधान की दार्शनिक पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर यहाँ पर है, हमारा तीसरा प्रश्न था लघु उत्तरीय का, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य का नाम लिखिए। तो हमने यहाँ लिखे हुए हैं, प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, के मुंशी, टी कृष्णामाचार्य, मोहम्मद सादुल्ला तथा एन माधव मेनन। हमारा दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की दार्शनिक पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। तो यह हमें यहाँ से लिखना है, प्रत्येक संविधान का अपना एक निश्चित दर्शन होता है जो उसके आदर्शों की चर्चा करता है। लिखित संविधान में उसकी प्रस्तावना ही संविधान की पृष्ठभूमि में विद्वान दर्शन से अवगत कराती है। टी.एच. भार्गव ने लिखा है कि प्रस्तावना संविधान का दर्शन होती है। आपको पूरा यहाँ तक लिखना है। चित्र जो बोलता है एक कहानी कहता है, तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी, ये आपको यहाँ तक लिखना है। उसके आगे आपको दीर्घ उत्तरीय का दूसरा, ये पूरे जो पॉइंट दिए इन सबकी डिटेल लिखना है आपको। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य और न्याय और स्वतंत्रता। आगे आपका तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किसी देश के लिए एक संविधान का होना क्यों आवश्यक है? तो आपको ये उत्तर है, संविधान की अपरिहार्य आवश्यकता प्रत्येक देश में महसूस की जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि संविधान के माध्यम से ही सीमित सरकार के विचार को अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। संविधान उस जाल का निर्माण करता है जिसके भीतर किसी भी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था परिचालित होती है। यह कल्पना करना कठिन है कि संविधान के बिना राज्य कैसे चल सकता है। आपको ये पहला पॉइंट की डिटेल लिखनी है, सरकार के मनमान्यपूर्ण व्यवहार के प्रति मनुष्य को संरक्षण। आपका दूसरा पॉइंट है सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था के विधि सम्मत प्रगति की गारंटी, और चौथा है सामाजिक व्यवस्था के विकास की गारंटी। आपको यहाँ तक ये D3 लिखा है, यहाँ तक करना है। उसके आगे आपको यहाँ से फिर लिखना है, ये D3 लिखा है। ऐसे में एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखते हुए गांधी जी के स्वराज की परिकल्पना को पूरा कर सके। आपको पूरा यहाँ तक लिखना है। इसलिए भारतीय संविधान को कभी कभी उधार का थैला भी कहा जाता है। अब हमारा दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न हम करेंगे।
हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना किसी पुस्तक की भूमिका की तरह है। यह संविधान की भावना को परिलक्षित करती है। यह उस खिड़की की भांति है जिसमें झांककर संविधान निर्माताओं के मंतव्य को पढ़ा जा अथवा समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रस्तावना में संविधान के आधारभूत आदर्शों तथा सिद्धांतों की चर्चा की गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं होती। यद्यपि प्रस्तावना की अवहेलना होती है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की शरण में नहीं जा सकते। तथापि यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संकेत करती है कि देश की सरकार कैसे चलाई जाए। दूसरा, इसमें सरकार के सम्मुख नए समाज के निर्माण हेतु उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। तीसरा, इससे यह पता चलता है कि संविधान देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की है। हमारा पहला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का रह गया था। हमारा पहला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का है, संविधान सभा का गठन समझाते हुए इसके कार्यक्रम की चर्चा कीजिए। तो हमारा उसका उत्तर ये है, संविधान सभा का गठन एवं कार्य। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व ही भारतीय नेताओं ने 1939 ईस्वी में अंग्रेजों से संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करने की मांग की थी, परंतु उस समय भारतीयों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। कालांतर में परिस्थितियों बस 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन की योजना में इस बात पर अंग्रेजों ने अवश्य विचार किया कि भारतीयों को भारतीय संविधान के निर्माण की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि वे ही अपने देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार संविधान का निर्माण कर सकते हैं। फलस्वरूप शीघ्र ही संविधान सभा का गठन करने के लिए उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर लगभग 10 लाख पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किए गए। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि की एकल मत संक्रमण प्रणाली द्वारा हुए निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के कुल 389 सदस्य चुने गए। बाद में पाकिस्तान के अलग होने पर 389 सदस्यों में से 79 सदस्य अलग हो गए। इस सदस्यों के पृथक होने के पश्चात संविधान सभा में 310 सदस्य शेष बचे। इन्हीं सदस्यों को संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया। संविधान सभा को प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। बाद में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा की समितियां संविधान सभा के अंतर्गत विभिन्न यहाँ पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सही है। संविधान सभा की समितियां संविधान सभा के अंतर्गत विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, अनुवाद समिति, सलाहकार समिति, संघ कार्य समिति, अनुवाद समिति, सलाहकार समिति, संघ समिति, समिति, वित्तीय मामलों की समिति, झंडा समिति, भाषा समिति, प्रारूप समिति आदि। इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, जिसे संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जिस प्रारूप समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सदस्य के मुंशी, श्री टी कृष्णाचारी, श्री गोपाल स्वामी आयंगर, श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री मोहम्मद सादुल्ला खां, श्री माधव राव और श्री डी.पी. खेतान थे। इस प्रारूप को तैयार करने में 141 दिन का समय लगा। प्रारूप समिति ने संविधान का जो प्रारूप बनाया उसको कुछ संशोधन के साथ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। इसके उपरांत संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस पर हस्ताक्षर हुए। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन लगे और इस पर 63,96,730 व्यय हुए, यानी कि इतने रुपया खर्चा हो गया। इसमें 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में इसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई। 9वीं अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन में सन 1951 ईस्वी में, 10वीं अनुसूची 35वें संवैधानिक संशोधन में सन 1975 ईस्वी में, 11वीं अनुसूची 73वें में संवैधानिक संशोधन में अप्रैल में व 12वीं अनुसूची 74वें में संवैधानिक संशोधन के आधार पर जून 1993 ईस्वी में पश्चावर्ती संशोधन के बाद 2000 को यथा विद्यमान संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दिसंबर 2014 तक संविधान का 99 बार संशोधन हो चुका था। आगे आपको ये पढ़ना है, पूरा यहाँ तक लिखना है। प्रभु संपन्न गणराज्य बन गया। धन्यवाद। हमारा चैप्टर 1 के सभी प्रश्न उत्तर खत्म हो चुके हैं।